विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और आज हम एक नए बिंदु के साथ अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, और वो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, और इनकी विशेषताएं, इनके गुण क्या है, अवगुण दोष क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे इस बिंदु के तहत। तो सबसे पहले सामान्य चर्चा के रूप में राजनीतिक दलों को हम समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? आधुनिक राज व्यवस्था में राजनीतिक दल शासन के एक मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई देते हैं, या शासन के एक अनिवार्य प्रणाली के रूप में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में और सर्वाधिकारवादी राज्य व्यवस्थाओं में, दोनों राज्य व्यवस्थाओं में दल प्रणाली अनिवार्य रूप से मौजूद होती हैं। प्रश्न यह है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में दल प्रणाली के लिए इतनी उर्वरा भूमि नहीं है जितना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल प्रणाली के लिए उर्वरा भूमि होती है। अर्थात राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे तरीके से अपना विकास करते हैं, दोनों व्यवस्थाओं में ये दिखाई पड़ते हैं। और साधारण अर्थ में राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठन है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें वैचारिक एकता उस समूह में पाई जाती हो, और वो शासन में शामिल होने के लिए प्रयासरत हों, और शासन सत्ता में शामिल होकर अपने विचारों, अपनी नीति और कार्यक्रमों को लागू करते हों। उनमें उद्देश्यों की एकता पाई जाती हो, और उनका जो इच्छा है वो शासन सत्ता पर अधिकार करना होता है। अनेक आधारों पर राजनीतिक दल प्रणाली की आलोचना की गई है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल मौजूद हों। अर्थात रूसो के अनुसार लोकमत नहीं हो सकता जहां दल प्रणाली हो। एक कार्लाइल महोदय हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेकों व्यक्तियों का पागलपन होता है। अनेकों व्यक्तियों का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता आ जाती है। यद्यपि विभिन्न आधारों पर राजनीतिक दलों की निंदा करने की परंपरा रही है, तथापि आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं के निर्माण और संचालन के लिए राजनीतिक दलों की व्यवस्था को अपरिहार्य माना जाता है। और यही कारण है कि लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी दोनों राज्य व्यवस्थाओं में दल प्रणाली अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, अनिवार्य रूप से मौजूद होती हैं। किसी भी राज्य व्यवस्था में दल प्रणाली के महत्व और आवश्यकता को दल की भूमिका और कार्यों के प्रकाश में बताया जा सकता है। जहाँ तक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का संबंध है, विद्वानों ने राजनीतिक दलों की आवश्यकता और महत्व के बारे में पर्याप्त विचार किया है। एडमंड बर्क कहते हैं कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। इसी प्रकार लॉर्ड ब्राइस महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल आवश्यक हैं, और कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा नहीं रहा जिसमें वे नहीं रहे हों। कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं बता सकता कि लोकतंत्र का संचालन उनके बिना कैसे हो सकता है। वस्तुतः लोकतंत्र के संचालन व रक्षा में राजनीतिक दलों की विशिष्ट आवश्यकता दिखाई पड़ती हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित और तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्त रूप देते हैं, और मूल्यों की स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा करते हैं, निरंकुशता, शासक वर्ग की निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं। लास्की के अनुसार राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वोत्तम साधन हैं। तो उपरोक्त विचारकों के विचारों के प्रसंग में एडमंड बर्क, लॉर्ड ब्राइस और लास्की जैसे विद्वानों के विचारों के प्रसंग में अगर हम बात करें, तो दल प्रणाली में गुण अधिक और अवगुण कम दिखाई देते हैं, क्योंकि दलों के बिना न तो शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता, और खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन दल प्रणाली के बिना संभव नहीं है। और
ऐसा कोई तंत्र नहीं बताया जा सका आज तक जिसमें दलों के अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन किया जा सकता हो। इसके साथ ही दल जो हैं, राजनीतिक दल शासन में शासक वर्ग द्वारा, सरकार द्वारा की गई निरंकुशता पर भी रोक लगाते हैं। विपक्षी दल के रूप में शासन की लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनको रोकने में सक्षम होते हैं, या शासन की जो मनमानी नीतियां हैं उनके विरुद्ध जनता में चेतना लाते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो एक तरीके से अधिनायकवादी स्थिति में जाने से लोकतंत्र को बचाते हैं। जहाँ तक दल प्रणाली का अर्थ और परिभाषा को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक दल आधुनिक राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग है, और यही कारण है कि ये दोनों प्रकार यानी कि सर्वाधिकारवादी और लोकतांत्रिक दोनों व्यवस्थाओं में मौजूद होते हैं। साधारण अर्थ में राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें विचारधारा की एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार गिल क्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दल की परिभाषा गिल क्राइस्ट महोदय के अनुसार, गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक दल किसे कहा जाए, किस समूह को कहा जाए, क्यों अन्यथा दल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको राजनीतिक दल होने की अनिवार्यताएं क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। पहले कुछ परिभाषाओं का जिक्र यहाँ करते हैं। क्राइस्ट महोदय कह रहे हैं कि दल नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों, राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हों। तो तीन बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। एक, विचार यानी कि विचारों की एक रूपता, विचारों की एक रूपता। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से कार्य करने की इच्छा, राजनीतिक रूप से कार्य करने की इच्छा या कार्य करते हों, और इसके साथ ही शासन पर नियंत्रण की इच्छा, शासन पर नियंत्रण की इच्छा। जब तक कोई दल राजनीतिक दल नहीं हो सकता जब तक वह शासन पर नियंत्रण की इच्छा नहीं रखता हो, शासन पर नियंत्रण की इच्छा के लिए प्रयास नहीं करता हो। इसी प्रकार लेखक महोदय ने करीब करीब इससे मिलती जुलती परिभाषा दी है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठित समूह से हैं जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार समान होते हैं और वे एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर महोदय परिभाषा करते हैं कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे संवैधानिक ढंग से शासन का आधार बनाना चाहता हो। तो करीब करीब इन सभी परिभाषाओं से एक ही बात निकल के सामने आती है कि ऐसा एक मानव समुदाय होगा, ऐसा एक जन समुदाय होगा जिसमें विचारों की एकरूपता पाई जाती हो, जिसमें उद्देश्यों की एकरूपता पाई जाती हो, जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हों या सार्वजनिक प्रश्नों पर जिनका मत एक हो, वो संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना चाहते हों, शासन प्राप्त करके सत्ता में आकर के शामिल होके अपने नीतियों को लागू करना चाहते हों, अपने उद्देश्यों को लागू करना चाहते हों, और उनका जो एजेंडा हो वो राष्ट्रीय हित का हो या यूँ कहें कि सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का हो। तो इस प्रकार जो तत्व अगर उसमें पाए जाते हैं तो किसी समूह को हम राजनीतिक दल कह सकते हैं, और इसको आगे इस रूप में ही हम समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दलों के लक्षण अथवा आवश्यक तत्व, दलों के लक्षण अथवा आवश्यक तत्व, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी इनको हम कह सकते हैं।
कौन कौन से तत्व जरूरी हैं, कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं किसी दल को राजनीतिक दल होने के लिए। जैसा कि हमने कहा, विचारों की एकरूपता, उद्देश्यों की एकरूपता, संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करने की इच्छा, और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक प्रश्नों पर एकमत होना, राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करना, और शासन सत्ता प्राप्त करने की इच्छा भी होना, उसके लिए प्रयासरत भी होना, और शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक प्रश्नों को अपने एजेंडे के अनुसार लागू करना, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों को। तो ये तत्व उसमें मुख्य रूप से पाए जाएंगे। तो सबसे पहले तत्व के रूप में बात आती है दलों का संगठन। दलों का संगठन, दलों का संगठन, दलों का एक संगठन पाया जाएगा। बिना संगठन के दल नहीं माने जाएंगे। दल के निर्माण की प्रथम शर्त यही होती है कि दल के सदस्य संगठित हों। जब तक सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में एक सा मत रखने वाले नागरिक संगठित नहीं होंगे, तब तक उनको राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। बिना संगठन के उन लोगों में न तो अनुशासन होता है और न उनमें किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक होकर कार्य करने की भावना या कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। और इस रूप में अगर हम भारत की बात करें तो दलों का संगठन मुख्य रूप से त्रिस्तरीय संगठन है। प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय स्तर का संगठन होता है, उसके बाद प्रांतीय स्तर का संगठन होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है, और राष्ट्रीय स्तर का संगठन सर्वोपरि संगठन होता है जिसका नियंत्रण प्रांतीय स्तर पर होता है, और प्रांतीय स्तर के संगठन का नियंत्रण स्थानीय स्तर के संगठन पर होता है। और इसी रूप में दलों के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष होते हैं, और इसी प्रकार स्थानीय अध्यक्ष होते हैं। और ये प्रक्रिया जो है संगठनात्मक ढांचे को विकसित करती है। और जहाँ तक संगठन का प्रश्न है तो हम निश्चित रूप से इस बात को समझते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी इकाई है जिसमें प्रत्येक सदस्य का पदानुक्रम निर्धारित हो, वह व्यवस्था संगठन कहलाएगी। वह व्यवस्था जो है उसके पदानुक्रम को बताने वाली, प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने वाली होती है। दूसरा, दल के सदस्य, दलों के सदस्य अपने कार्यों के विषय में एकमत होते हैं। कार्यों के विषय में एकमत होते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों या राजनीतिक दल के गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दल के सदस्य निश्चित रूप से किसी कार्य के लिए, किसी विचार के लिए एकमत होते हैं कार्यक्रम के बारे में। उसका कोई निश्चित सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के विषय में दल के सदस्य एकमत हों। यदि किसी दल के सदस्यों में सिद्धांतों और कार्यक्रमों के विषय में मतभेद होता है तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे और न उनमें एकता होगी, न वे परस्पर सहयोग करेंगे। अतः यह अति आवश्यक है कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों में मोटे रूप से विचारों और सिद्धांतों की एकता होनी चाहिए। इसके अलावा दल के सदस्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से शासन सत्ता प्राप्त करना चाहते हों, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के विश्वास करते हों, शासन सत्ता प्राप्त करना चाहते हों और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास। और जाहिर सी बात है कि उद्देश्य पूर्ति निश्चित रूप से शासन संगठन को, शासन सत्ता को प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल निर्माण की तीसरी और आवश्यक शर्त यह है कि उसके सदस्य अनुचित, अवैध और हिंसात्मक साधनों के बजाय उनमें अविश्वास करते हुए अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हों। कोई भी निश्चय जो बहुमत से हुआ हो उसका आदर करने के लिए तैयार हों। गुप्त षड्यंत्र, धोखाधड़ी, ये क्रांति आदि अलोकतांत्रिक ढंगों का प्रयोग करने वालों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता या उनसे किसी राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता है। शासन पर नियंत्रण की इच्छा, शासन पर नियंत्रण की इच्छा, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए
निश्चित रूप से शासन पर काबिज होना आवश्यक है। और इसकी ये चौथी आवश्यक शर्त है कि निर्वाचनों में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त करके राष्ट्र की सरकार बनाने और इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा इनकी हो। शासन से बाहर रहकर कोई भी दल अपने सिद्धांत और कार्यक्रमों को लागू नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये उनका आवश्यक गुण है। और अंतिम रूप से राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए प्रयत्नशील हों। विकास के लिए प्रयत्नशील हों। राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए प्रयत्नशील हों। राजनीतिक दल निर्माण की अंतिम आवश्यकता यह है कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, वंश, जाति या धर्म के लोगों के हितों की वृद्धि न होकर संपूर्ण राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करना होना चाहिए। यदि किसी दल का ध्येय संकुचित व्यक्तिगत हित या कुछ मुट्ठीभर लोगों का हित साधन होता है तो उस दल को राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, अपितु हम उसे गुट कह सकते हैं, गुट कहकर पुकार सकते हैं। और राजनीतिक दल गुटबंदी नहीं है। राजनीतिक दलों को गुट नहीं कहा जा सकता या गुटबंदी नहीं कह सकते। राजनीतिक दल गुटबंदी नहीं है। इसके साथ ही दलों के निर्माण के आधार क्या है? राजनीतिक दलों के निर्माण के आधार, राजनीतिक दलों के निर्माण के आधार क्या क्या हैं? यहाँ कई सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उन सारे बिंदुओं पर, उन सारे कारकों पर जिनको लेकर के दलों का निर्माण होता है, जिस बात को लेकर के दल का निर्माण होता है। क्योंकि दलों की उत्पत्ति का कोई विशेष आधार या एक मान्य सर्वमान्य आधार नहीं बताया जा सकता है। कई आधार हो सकते हैं। कोई दल एक कारणवश बनता है तो कोई दूसरा दल दूसरे कारणवश। वैसे तो दलों की उत्पत्ति का मूल कारण मनुष्य के स्वभाव में निहित है, जहां हम ये निश्चित रूप से मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्यों की विचार पद्धति, कार्य पद्धति समान नहीं है। जो उसकी मौलिक स्वभावगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, वह निश्चित रूप से दलों की उत्पत्ति का आधार है। क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव दूसरे मनुष्य के स्वभाव से अलग होता है। कुछ पुरातनवादी होते हैं, कुछ प्रगतिवादी होते हैं। मूलतः मनुष्यों के स्वभाव और विचारों में मतभेद होने के कारण ही दलों की उत्पत्ति होती है। फिर भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति तथा रचना कुछ विशेष आधारों को लेकर होती है और इनमें से कुछ मुख्य आधारों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक आधार या राजनीतिक प्रश्न। राजनीतिक आधार या राजनीतिक प्रश्न को लेकर जो है राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। प्रत्येक देश के सम्मुख अनेक राजनीतिक समस्याएं होती है और इन समस्याओं में लोगों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसी विदेश नीति चाहते हैं एक प्रकार की, तो दूसरे लोग दूसरी प्रकार की विदेश नीति के पक्ष में होते हैं। कुछ लोग देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं तो दूसरे लोग दूसरे प्रकार की व्यवस्था पसंद करते हैं। कुछ वर्तमान नीतियों और परिपाटियों को कायम रखना चाहते हैं तो कुछ उसमें परिवर्तन करके नई नीतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। इस प्रकार विचार रखने वाले एक राजनीतिक दल बना लेते हैं, दूसरे प्रकार का विचार रखने वाले दूसरा राजनीतिक दल बना लेते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक प्रश्न जो है राजनीतिक दलों के निर्माण का मुख्य आधार है। दूसरा जो कारण है, दूसरा आधार है आर्थिक प्रश्न। आर्थिक प्रश्न भी जो है राजनीतिक दलों का निर्माण का आधार बनता है, या यूँ कहें कि आर्थिक कारक भी राजनीतिक दलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक प्रश्नों को लेकर भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी आदि राजनीतिक दल। कुछ लोग देश में एक प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो दूसरे लोग दूसरे प्रकार की। कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हैं, वे इसे समाप्त करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। कुछ उसके पक्ष में है, कुछ उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, कुछ उनको निजी क्षेत्र में देना चाहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों के पास उनके अलग अलग आर्थिक कार्यक्रम होते हैं जिनको वे जनता के सामने उपस्थित करते हैं, जिनके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इस वर्तमान काल में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसका आर्थिक आधार नहीं हो। तो आर्थिक आधार पर दलों का निर्माण होता है। कुछ प्रश्न सामाजिक आधार पर भी दलों का निर्माण होता है। सामाजिक प्रश्नों के आधार पर
आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण अतीत से वर्तमान तक होते आया है। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश में हर देश में कुछ सामाजिक प्रश्न होते हैं। कोई राजनीतिक दल किसी एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करना चाहता है तो कोई दूसरे सामाजिक अन्याय का विरोधी है। इस प्रकार वर्तमान काल में सामाजिक प्रश्नों को लेकर केंद्र में रखकर बहुत सारे दलों का गठन किया गया है। इसके अलावा धार्मिक आधार भी राजनीतिक दलों के निर्माण को लेकर होते हैं। धार्मिक आधार पर या धार्मिक प्रश्नों के आधार पर दलों का निर्माण, या ये उनके लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। दल निर्माण का धार्मिक प्रश्न भी एक आधार प्रस्तुत करते हैं। कुछ देशों में धर्म और संस्कृति को आधार बनाकर राजनीतिक दल बनाए गए। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल आदि का निर्माण विशिष्ट धर्मों के लोगों के हित साधन के लिए किया गया। ऐसे दल देश की जनता के व्यापक हितों की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इनमें लोगों को लाभ नहीं होता है बल्कि हानि की संभावना अधिक होती है। धर्म के आधार पर बने दल देश का वातावरण दूषित कर देते हैं। जैसा कि निश्चित रूप से भारत विभाजन में मुस्लिम लीग की भूमिका निश्चित रूप से इसी प्रकार के सामने आती है। अब इसके बाद जो प्रश्न हमारे पास में है वो है राजनीतिक दलों के कार्य, और जिसका जिक्र हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे।